जय हिंद दोस्तों। मणिपुर हमारे देश का एक ऐसा राज्य जिसे कुदरत ने प्राकृतिक संसाधन और बड़े ही खूबसूरत तरीके से बनाया है। लेकिन आपको पता ही होगा कि पिछले 5-6 महीने से मणिपुर जल रहा है। वहाँ पर हिंसा और आंदोलन शुरू है। वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है और सरकार लगभग इन्हें रोकने में नाकाम सी हो रही है। आज बात करेंगे हम उसी मणिपुर के बारे में, लेकिन वहाँ पर चल रहे कुकी और मतई जनजाति के बीच जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में नहीं, उस विवाद के बारे में नहीं, बल्कि बात करेंगे मणिपुर राज्य का भारत में विलय किस तरीके से हुआ। जी हाँ दोस्तों, तारीख 21 सितंबर 2023 के दिन भारत में मिलाए गए मणिपुर को लगभग 74 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन आज से 74 साल पहले मणिपुर का विलय भारत में किस तरीके से हुआ उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, बात है 1949 की, यानी भारत की आज़ादी के 2 साल बाद की। ज़्यादातर रियासतें तो बिना किसी एतराज़ भारत में शामिल हो चुकी थी, लेकिन आपको पता ही होगा कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इन तीनों रियासतों को भारत में मिलने से ऐतराज़ था। लेकिन बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी बुद्धिक क्षमता का परिचय देते हुए और सेना का सदुपयोग करते हुए इन तीनों राज्यों को भी भारत में मिला लिया था। लेकिन उसके बाद भी मणिपुर जैसे 1-2 राज्य भारत में मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन आज़ादी के बाद जब मणिपुर राज्य पर भारत में शामिल होने का दबाव बढ़ता गया, तो वहाँ की एक राजनीतिक पार्टी जिसका नाम था प्रजा शांति पार्टी, उन्होंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और उसमें बताया मणिपुर भारत के बाकी राज्यों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएगा, तो ऐसे में हमारे राज्य मणिपुर को अलग ही रहने दिया जाए। ये मणिपुर और भारत दोनों के लिए अच्छा है। ये तर्क था वहाँ की प्रजा शांति पार्टी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू को चिट्ठी लिखकर ये बताया कि भारत अपनी तरीके से रहे और मणिपुर को अपनी तरीके से रहने दिया जाए। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था, ये पूरा मामला हुआ, उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल बीमार थे और वो मुंबई में अपने घर पर आराम कर रहे थे। तो उस वक्त मणिपुर के ऊपर ध्यान रखने का पूरा जिम्मा असम के उस समय के राज्यपाल श्री प्रकाश को दिया गया था। असम के उस वक्त के राज्यपाल श्री प्रकाश, जिन्हें मणिपुर का पूरा जिम्मा दिया गया था, जब उन्हें इस मामले का पता चला कि मणिपुर की एक पार्टी है जिन्होंने प्रधानमंत्री को, नेहरू को चिट्ठी लिखकर ये बताया कि हमें भारत में विलय नहीं होना है बल्कि अलग रहना है, ये पूरे मामले की जानकारी जैसे ही उन्हें मिली तो वो तुरंत सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने के लिए मुंबई चले गए। मुंबई में सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलकर असम के राज्यपाल श्री प्रकाश ने मणिपुर के बारे में सब कुछ बताया। तो लगभग 10 मिनट में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सख्त शब्दों में इशारा कर दिया कि अगर मणिपुर शांतिप्रिय तरीके से भारत में मिलना नहीं चाहता है तो सेना के जरिए उसे भारत में मिला लेना चाहिए। लेकिन फिर भी उससे पहले उन्हें एक मौका दिया जाए और असम के जो राज्यपाल थे, उनके मुख्य सलाहकार थे, जिनके जरिए उन्हें फिर से एक बार भारत में मिलने के लिए मनाने की कोशिश की जाती है। असल में असम के राज्यपाल श्री प्रकाश थे, उनके सलाहकार का नाम रुस्तम जी था। उनके जरिए वहाँ के राजा, मणिपुर के राजा बोधचंद्र को भारत में विलय होने के लिए मनाया जाता है। रुस्तम जी स्पेशली मणिपुर के महाराज को मिलने के लिए उनके राज्य गए और उन्हें मनाया कि आप शांतिप्रिय तरीके से भारत में विलय हो जाइए। लेकिन यह कहा जाता है कि उस वक्त मणिपुर के महाराज उनके सामने रोने लगे और उन्होंने विनती की कि मैं असम के राज्यपाल से एक बार मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे मिलकर पूरी बात साझा करूँगा, उसके बाद भारत में मिलने की बात करेंगे। और फिर बाद में तय किया गया कि मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र और असम के राज्यपाल श्री प्रकाश जी, ये दोनों शिलोंग में मिलेंगे और बात करेंगे। तो शिलोंग में राजा बोधचंद्र और असम के राज्यपाल श्री प्रकाश, इन दोनों के बीच एक मीटिंग तय की जाती है। लेकिन उस मीटिंग की शुरुआत ही अभी हुई थी कि तुरंत महाराजा बोधचंद्र के हाथ में विलय पत्र थमा दिया गया और उन्हें कहा गया कि आप इस विलय पत्र पर अपना दस्तखत कर दीजिए। लेकिन महाराजा बोधचंद्र विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए ना कह रहे थे। असल में सिर्फ मणिपुर के महाराज ही नहीं, बल्कि वहाँ की कुछ राजनीतिक पार्टियाँ भी थी जो मणिपुर को भारत में विलय करना ही नहीं चाहती थी। अब यहाँ पर मैंने राजनीतिक पार्टियाँ इसीलिए बोला क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि मणिपुर ने भारत से पहले अपना संविधान बना लिया था। असल में तारीख 27 जून 1947 को मणिपुर में अपना संविधान लागू कर दिया था। यानी भारत का संविधान अभी बना भी नहीं था, उससे पहले मणिपुर के लोगों ने अपना संविधान लागू कर दिया था। अब मणिपुर का संविधान लागू होने के 1 साल बाद तुरंत यहाँ पर चुनाव करवाए गए थे। इस चुनाव के जरिए एक मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था जो कि यहाँ के महाराजा यानी राजा बोधचंद्र के समकक्ष माना जाएगा। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा ही सकते होंगे कि उस वक्त के मणिपुर के लोगों में
यानी उस वक्त के महाराज और राजनीतिक पार्टियों का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो भारत के अंदर विलय हो जाए। तो इसी वजह से वहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ और कुछ लोगों के दबाव में महाराजा बोधचंद्र विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में आनाकानी कर रहे थे। अब भारत से नहीं मिलने का उनका तर्क सिर्फ इतना ही था कि भारत और मणिपुर के लोगों के बीच सांस्कृतिक और रहन सहन का काफ़ी फर्क दिखता है, तो इसीलिए हम एक दूसरे में घुल मिलकर नहीं रह पाएंगे। हालांकि ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो बसते हैं वो ज़्यादातर लोग आदिवासी यानी प्रकृति के साथ जुड़े रहने में उन्हें अच्छा लगता है। अब इस बात का तर्क वो सिर्फ भारत में नहीं मिलना, उस बात का तर्क वो इसके साथ साथ अंग्रेज़ों की भी बात करते थे कि अंग्रेज़ों ने जब इस पूरे रीजन को यानी कि मणिपुर के आसपास के विस्तार को जब उन्होंने जीता, तो उन्होंने लोगों ने भी मणिपुर के आसपास के जो रीजन को जीता उसके बाद वहाँ पर शासन नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया था। असल में अंग्रेज़ों के समय में साल 1891 में अंग्रेज़ों के 5 अधिकारी मणिपुर के उस वक्त के राजा के साथ संधि की बात करने के लिए गए थे। तो वहाँ के लोगों ने उनके ऊपर गुस्सा होकर उन सभी को मारकर वहाँ के अपने एक देवता है, उन देवता की मूर्तियों के पास इन 5 को दफना दिया गया। जब ये बात अंग्रेज़ों को पता चली तो उन्होंने मणिपुर पर हमला कर दिया और उस समय के राजा कुलचंद्र को हराकर उसे अंडमान निकोबार की काला पानी की जेल में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, मणिपुर को जीतने के बाद भी वहाँ पर अंग्रेज़ों ने उनका खुद का कोई बड़ा अफसर नहीं रखा कि जो मणिपुर के ऊपर शासन करे, बल्कि पपेट के तौर पर सिर्फ 5 साल के बच्चे चुरासन को गादी पर बिठा दिया और उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए अपना 1-2 अधिकारी लगा दिया। यानी मतलब खुद से शासन करने के लिए कोई बड़ा अफसर नहीं रखा, बल्कि वहाँ का जो राजा था उसका पुत्र सिर्फ 5 साल का था, उसको गादी पर बिठा दिया और उसका ध्यान रखने के लिए कुछ अधिकारियों को वहाँ पर रख दिया। अब साल आया 1941। उस वक्त चुरासन का निधन हो गया और बाद में मणिपुर की पूरी सत्ता राजा बोधचंद्र के हाथ में आई। तो इस अंग्रेज़ों की बात का पूरा जायजा देते हुए मणिपुर के राजा और मणिपुर के ये जो राजनीतिक पार्टियाँ था उनका कहना यह था कि अंग्रेज़ों ने हमको जीता, फिर भी हमारे हाल पर हमें छोड़ दिया गया, क्योंकि हमारा रहन सहन, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, ये सब भारत से अलग था, इसलिए अंग्रेज़ों ने हमें अपने हाल पर छोड़ दिया। तो भारत की इस वक्त की सरकार भी हमें एक अलग तरीके से रहने दे, ना कि हमारे ऊपर हक जमाए। तो ये उस वक्त की पार्टियों का कहना था। लेकिन दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारा पूरा भारत देश कई अलग अलग धर्मों और जातियों के आधार पर ही बना है। मतलब इतने सारे अलग अलग धर्मों और अलग अलग जातियाँ होने के बावजूद भी पूरा भारत एक है इस वक्त। तो मणिपुर के उस वक्त के लोगों का ये जो तर्क था वो बिल्कुल बेबुनियाद था। तो अब हम अपनी बात पर अगर वापस आए, तो जब मणिपुर के राजा को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, लेकिन वो इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में आनाकानी कर रहे थे, तो तुरंत भारतीय सेना के द्वारा उनके पूरे महल को चारों ओर से घेर लिया गया और उन्हें अपने ही महल में नज़रबंद कर दिया और बाद में उनकी टेलीफोन और टेलीग्राफ की लाइन को काट दिया गया। और ये सब होता देखकर मणिपुर के महाराज को लग गया था कि अब हमारे पास भारत में विलय होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो उन्होंने विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए और मणिपुर भारत का हिस्सा बन गया। तो आखिरकार 21 सितंबर 1949 को बोधचंद्र सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और मणिपुर भारत का हिस्सा बन गया। बाद में वहाँ पर चीफ कमिश्नर रूल लगा दिया गया, यानी पूरा जो प्रदेश है वो कमिश्नर के शासन के तले आएगा, ये रूल वहाँ पर लागू कर दिया गया। लेकिन ये सब होने के बावजूद वहाँ पर राजा बोधचंद्र को यह बताया गया कि आपको उतना ही सम्मान मिलेगा और आपको राजा के पद पर जिस तरीके से आपकी इज्जत है उसके ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। दोस्तों, बाद में 1955 में राजा बोधचंद्र की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है और उसके बाद 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाता है। यानी 1955 में उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और बाद में 1972 को एक स्टेट का दर्जा दे दिया था। तो दोस्तों, ये थी पूरी मणिपुर के भारत में विलय होने की कहानी, जिसे 21 सितंबर 2023 के दिन लगभग 74 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन मणिपुर में आज़ाद होने के तुरंत बाद ही कुकी और मैतेई जनजाति के बीच लगातार आंदोलन, कुकी जनजाति की जो मांग है कि एक अलग से कुकी लैंड उन्हें बना के दिया जाए, ऐसे अलग अलग समय पर आंदोलन चलते रहते हैं। तो ये माहिती आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।